इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य कौन कौन से हैं? तो 4 चीज़ें दी गई हैं उसमें। नंबर 1, संसद के बारे में दे दिया गया। राज्य विधानमंडल के बारे में दे दिया गया। तीसरा, सभी स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा, अन्य प्राधिकारी। भाई संसद हो गया, उसके बारे में सबको जानते हैं कि क्या है। राज्य विधानसभाएं हो गई, उसके बारे में सभी को लोग जानते हैं। अब बचता क्या है? सभी स्थानीय प्राधिकारी। सभी स्थानीय प्राधिकारी कौन होते हैं? सभी स्थानीय प्राधिकारी वे होते हैं जो अपने नियम, उपनियम, विधि सब बनाते हैं और उसे लागू भी करते हैं। एक उदाहरण याद कर लीजिए, क्या? नगर निगम अपने नियम भी बना रहा है और पैसा भी वसूल कर रहा है, हाउस टैक्स वगैरह ये वसूल करता है। तो ये क्या है? ये भी स्टेट है। संसद हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया, सभी स्थानीय प्राधिकारी हो गया और अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी में क्या है कि कोई भी ऐसी संस्था जो समिति द्वारा नियुक्त की गई हो और वो विधि और उपविधि के तहत पालन करती हो, लेकिन वो संप्रभुत्व अधिकार का प्रयोग करती है कि नहीं करती है, ये बात अलग है। चेन्नई बोर्ड जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह हैं, मतलब स्थानीय अन्य अधिकारी में कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएंगी, स्थानीय प्राधिकारी में एनटीपीसी आ गई, आपकी पता लगा यूनिवर्सिटीज़ आ गई, कितनी फीस बनाना है, कितनी कैसे वसूलने है तय कर लेते हैं, ये आ गई। फिर एक 12 में एक पूरा परफॉर्मा है, ये बताना होता है कि कौन राज्य है कौन नहीं है। अब जैसे हो गया संवैधानिक संसदीय अध्ययन संस्थान राज्य नहीं है, एनसीईआरटी राज्य नहीं है, सीएसआईआर राज्य है, कानपुर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय राज्य है। तो ये राज्य बनाने का कारण क्या है, या राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता क्या पड़ी? आवश्यकता ये पड़ी कि कोई भी संस्था किसी भी कर्मचारी को जब चाहे रखे जब चाहे निकाले ये न कर पाए, इसलिए उन्हें स्टेट का दर्जा दे दिया गया कि ये स्टेट के अंतर्गत आएंगे। अब मामला ये आया कि जिन्हें दर्जा दे दिया गया है उनके कर्मचारियों को आप ऐसे नहीं हटा सकते हैं। ये मामला है आपका 12 में। क्या? संसद हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये 4 हैं। ये राज्य की परिभाषा हो गई और एक लिस्ट है, वो आप बुक से देखेंगे कौन राज्य है और कौन नहीं है। अब आते हैं 13 में, जो मूल अधिकारियों को कुछ ऐसी विधियां हैं जो अल्पीकरण करती हैं उनका या असंगत हैं, उनके बारे में प्रावधान है। तो पहले 13 के बारे में, अनुच्छेद के बारे में पूरा बता देंगे, फिर एक एक करके डिफाइन करेंगे। 13(1) ये क्या कहती है? 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 से पहले जो विधि चली आ रही है या नियम है या बने हैं वो सब मान्य है। कहाँ तक? वहाँ तक जहाँ तक संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं है। ध्यान करिए, यदि कोई विधि 26 जनवरी पहले से चली आ रही है और 26 जनवरी 1950 के बाद वो शून्य हो जाती है तो प्रारंभ से शून्य नहीं मानी जाती है। जिस दिन संविधान लागू होगा उसी दिन से शून्य मानी जाएगी। इस पर हम लोग अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। 13(1) ने क्या कहा? 26 जनवरी 1950 वो लाइन है, जिस दिन संविधान लागू हुआ उससे पहले चली आ रही विधियां सभी मान्य हैं। कहाँ तक? वहाँ तक जहाँ तक वह संविधान के भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों से विसंगत नहीं है। 13(2) क्या कहती है? 13(2) ये कहती है 26 जनवरी 1950 के बाद संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों से विसंगत है। यदि बनाता है तो वो प्रारंभ से शून्य है। 13(3) चाहे वो संसद नियम बनाए, चाहे वो राज्य विधानमंडल बनाए, कोई उपविधि, नियम, आदेश कुछ भी हो, कोई भी विधि या उपविधि बने
वह विधि उपविधि मौलिक अधिकारों से असंगत है या नहीं, ये तय कौन करेगा? ये तय करने का काम किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का है। और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का संरक्षक है। हिंदुस्तान में संविधान सर्वश्रेष्ठ है, ना कि संसद। ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, ना कि वहाँ का संविधान। और भारत में संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद। और संविधान में क्या सही है क्या गलत है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अर्थात संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट हो गया। 13(4) में क्या कहा गया? 368 के अंतर्गत जो विधि बनाई जाएंगी संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत, वो 13 के अंतर्गत विधि नहीं आएंगी। बाद में फिर लड़ाई वगैरह हुई तो चर्चा करेंगे इसमें हम लोग। अब आते हैं 13(1) में। 13(1) में क्या कहा गया था? 26 जनवरी 1950 के पहले जितनी भी विधियां चली आ रही हैं मान्य है, यदि वह संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों से विसंगत नहीं है। तो पहला मामला आया, क्या ये भूतलक्षी है? एक केस था, ये नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है। 13 के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं। कैसे? एक केशव माधव मेनन वर्सेस बम्बई राज्य। इसमें मामला क्या था? मामला ये था कि 1931 का एक प्रेस एक्ट था, उसके तहत मुकदमा दाखिल हुआ 1949 में। प्रेस एक्ट के तहत उस समय सरकार के खिलाफ या छापना अपराध था। 1949 में मुकदमा दाखिल हुआ। अब मुकदमा चल रहा था कि डेट आ गई कौन सी? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू हो गया और हमें अब स्वतंत्रता मिल गई। तो जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था उसने कहा साहब अब तो इसका कोई आधार ही नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट में जिसके खिलाफ, मान लीजिए माधव केशव मेनन के खिलाफ चल रहा था, कहा अब तो सर इसका कोई आधार नहीं बचा, तो हमारे खिलाफ कोई भी मामला नहीं चलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह धारा भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है, क्योंकि सारी विधियां मान्य हैं कहाँ तक? जहाँ तक मौलिक अधिकारों से विसंगत नहीं है। चूंकि भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है तो वो मुकदमा उसी तरह चलता रहेगा। 13(1) में एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, क्या कोई ऐसा नियम है जो आधा तो सही है और आधा गलत है, और सही वाले भाग से गलत वाला भाग निकाल दिया गया तो मान्य है? हाँ, एक एक गोपालन वाले बाद में पृथकीकरण का सिद्धांत। यदि कोई एक ऐसा नियम है जिसमें आधा सही है आधा गलत है और गलत वाला भाग निकाल दिया गया और वो अपना पूरा अस्तित्व बनाए रखता है नियम, तो वो मान्य है। लेकिन एक वाद आया रोमेस्था प्रॉब्लम। उसमें क्या कहा गया? यदि कोई एक ऐसा नियम है जिसका आधा भाग सुसंगत है आधा भाग विसंगत है और सुसंगत वाले भाग से विसंगत वाले भाग को अलग नहीं कर सकते हैं, तो पूरा नियम शून्य है। RMDC बना और 2-3 केस आ जाते हैं, उनको देखना होता है। फिर तीसरा सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। इसमें भिखाराम वाला केस है, भिखा जी बनाम मध्य प्रदेश। ये भी बड़ा अच्छा है। आच्छादन इक्लिप्स की ग्रहण कर लेता है कि नहीं कर लेता है, इस पर पहले समझ लीजिए फिर आइए। एक बरार एक्ट था 1949 का, जिसके तहत सरकार क्या कर सकती थी कि जो गाड़ी की से प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं उन पर रोक लगा सकती थी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, या सवारी भरनी है कि नहीं भरनी है, रोक लगा सकती थी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रोक लगा सकती थी, रोक लगती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 देश आज़ाद हो गया। अरे तो कोई भी अपनी उपजीविका चलाए, कैसे भी चलाए, सब मान्य है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। 19 में क्या है? लास्ट में अपनी उपजीविका जीविका कोई भी आदमी चला सकता है, मान्य हो गया। लेकिन कुछ ही समय बाद सरकार को लगा कि यार इससे तो अव्यवस्था फैल रही है। एक फिर से नियम पारित किया कि सरकार रोडवेज के नियम बना सकती है, किसको लाइसेंस देगी कि नहीं देगी, और उसने नियम बना दिया। तो प्रश्न ये उठा कि ये मामला जो सरकार ने संसद ने 1951 में बनाया तब से माना जाएगा कि बरार एक्ट वाला जो 1949 था तब से माना जाएगा? इसे कब से माना जाए? 1949 से कि 1951 से? तो जस्टिस महोदय ने कहा कि भाई इसे 1949 से मानो। कुछ समय के लिए मान लीजिए, इस पर क्या था, सूरज ने ग्रहण लगा दिया था, इक्लिप्स हो गया था,
और फिर जब से ही ग्रहण हटा और फिर से चालू हो गया, अर्थात ये कब से माना जाएगा, जैसे प्रारंभ से चला आ रहा है। चौथा नियम है इनकम टैक्स के बारे में, एक विशेषण बनाम इनकम टैक्स रूल है कि क्या कोई आदमी अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। इसमें क्या था कि एक इनकम टैक्स की धारा थी 5(1), जिसके तहत था कि कोई आदमी ज़्यादा पैसा रखता है तो सरकार उस पर छापा मारती थी। छापा मारा, एक आदमी पकड़ गया, विशेषण नाथ जी पकड़ गए और उन्होंने फिर समझौता कर लिया इनकम टैक्स से कि सर हम क्या करेंगे कि हम इतना पैसा दे देंगे, हमने जो टैक्स नहीं चुकाया है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने समझौता कर लिया इनकम टैक्स से। फिर एक विवाद आया मुथैया बनाम इनकम टैक्स। उसमें क्या हुआ, जो इनकम टैक्स की धारा थी वो 5(1) रद्द कर दी गई। तो विशेश्वर नाथ ने जी क्या कहा कि सर अब तो फिर हमारे खिलाफ मामला बनता नहीं है। तो इनकम टैक्स ने कहा, विभाग ने, कि सर इन्होंने जो हमसे समझौता किया तो ये क्या 14 के तहत अपना संता का अधिकार क्या त्याग रहे हैं? क्या कोई व्यक्ति अपना मौलिक अधिकार त्याग सकता है? तो विशेश्वर नाथ बनाम इनकम टैक्स अजित जैन का सिद्धांत बोलते हैं, ये कहा कि ये अमेरिका नहीं है, ये भारत है। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार नहीं त्याग सकता। अमेरिका में लोग मौलिक अधिकार त्याग सकते हैं, लेकिन भारत में मौलिक अधिकार नहीं त्याग सकते हैं। तो कौन से 4 सिद्धांत हो गए? भूतलक्ष्य प्रभाव नहीं रखता, पृथकीकरण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और अभित्यजन का सिद्धांत, 4 हैं। 13(2) में क्या कहा गया था? 26 जनवरी 1950 के बाद सरकार कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों से विसंगत है। यदि बनाती है तो उस मात्रा में शून्य होगी। वो ऐसी विधि प्रारंभ से शून्य मानी जाएगी। ये आपका था 13। मतलब 12 और 13 थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, आदमी ध्यान नहीं देता है, पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन आप 10 से 12 मिनट का लेक्चर है, सुन लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसके अगले भाग में हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।